ओके, तो ये सेकेंड ईयर फिजिक्स का क्वार्टर टेस्ट, इसमें जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि टू वायर ऑफ द सेम लेंथ and cross section, one of copper and other of silver are connected in series for one and एक their resistive respectively देने को। एक शॉर्टकट इसके लिए ये है कि रो का पूछ लेना, अगर दो है तो रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाई 2, 3 का कह रहा है तो रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड प्लस रो 3 डिवाइड बाई 3। और देखो ना, अब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है आपके पास R1 प्लस R2, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है रो 2 है तो 2L डिवाइड बाई A, और इसी तरह R1 में रो L बाई A, इसी तरह वो रो 2L बाई A, तो L बाई A कॉमन ले लो, रो 1 प्लस रो 2, और इधर भी L बाई कट जाएगा, इधर रो 2 रो बच जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड, तो रो 1 प्लस रो 2 ये आता है आपके पास, ठीक है। इन अबाउट क्वेश्चन रेजिस्टेंस, देखो सीरीज में रेजिस्टेंस आपके पास सिंपल ऐड होता है। A copper wire has resistance R and length, and if it is bent into a circle then resistance across its diameter टाइम सर्कल में कर रहा है, ठीक है, एक लेंथ था पहले, अब उसको बिल्कुल डबल वो कर रहा है सर्कल में, तो इसका देखो लेंथ हाफ कर रहा है और एरिया भी डबल कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस पी हाफ, एरिया डबल तो रेजिस्टेंस एल आर बाई 4 हो जाएगा। सी टू बल्ब्स, इसमें आपने क्या करना है, पहले रेजिस्टेंस देख लो, यू नो दैट रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वी भी मौजूद है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, सॉरी पी भी मौजूद, इससे आपके पास रेजिस्टेंस आता है 24 मल्टीप्लाई 12 48 ओम आता है इसके लिए, ठीक है। और इसी तरह इसके लिए निकालो, इसके लिए फिर 24 ओम आता है। अब करंट क्या होता है, V1 डिवाइड बाई आर, तो 24 डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस करो, इससे 0.5 आएगा, और इसी तरह दूसरे के लिए करो 24 डिवाइड बाई 24 1 एम्पियर, इसके लिए बी ऑप्शन फिर करेक्ट है। फिर आपके पास भी अबाउट क्वेश्चन व्हिच बल्ब हैज लो ब्राइटनेस, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका ब्राइटनेस फिर कम होगा ना, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में हम कहते हैं जिसका पावर ज़्यादा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा, तो इसका मतलब है जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और ब्राइटनेस भी कम। तो इसलिए कि अबाउट क्वेश्चन में विच बल्ब हैज़ हाई लो ब्राइटनेस, तो आपको पता है 12 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस 48 आ रहा था, तो दैट्स वाई ए आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है इन क्वेश्चन 120 विच बल्ब हैज़ हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका आए हैं, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, तो जिसका ब्राइटनेस कम है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा, तो इसमें भी फिर क्या हो जाएगा 12 वाट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है कि हाँ ठीक है 0.5, अच्छा फिर आपके पास है ए बल्ब 100 वाट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एट सप्लाई, देन इट्स रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, यू नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, वी भी मौजूद है आपके पास, पी भी मौजूद है, सिंपल फार्मूले में पुट करना है। सोर्स ऑफ ईएमएफ हैज 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस अ टू बल्ब ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, देन ईच बल्ब हैज अ करंट ऑफ वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, पैरेलल है तो 20/2 आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम, और यू नो दैट I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r, ठीक है। E आपके पास कितना दे रहा है, सोर्स ऑफ E has 10 ohm internal resistance and is connected across two bulbs, source of EMF has 10 ohm internal resistance and is connected to two bulb 20 ohm in parallel, each bulb has a current of, तो देखो ना E आपके पास E जो होता है IR, ठीक है, तो अगर R आपके पास 10 आ रहा है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास 10 ओम आ रहा है, ठीक है, तो इसको चाहिए था कि EMF हमें लाजमी देता, ठीक है, EMF इस क्वेश्चन में लाजमी है बट वो इसने नहीं दिया, तो EMF लाजमी, इधर अगर मैं 100 पुट करो 200 पुट करो 300 पुट करो, ठीक है, EMF आपके पास लाजमी है, तो EMF इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप EMF पुट करोगे, R आपके पास निकला है 10 ओम, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस टू बल्ब्स, ठीक है, 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिए, वो भी R पुट करो 20, और ऊपर कोई पुट करो, अगर मैं 20 के ऊपर 100 पुट करता हूँ तो 5 एम्पियर आता है, ठीक है, अगर उधर मैं 200 पुट करता हूँ तो 10 एम्पियर भी आंसर पड़े, तो जो E की वैल्यू उसने दी होगी वो आप पुट करोगे। फिर आपके पास 131 है,
कि if R1 is 10 ohm then to deliver maximum power collectively to both R1 and R2 R2 must be, तो you know that कि R को जो है ना वो स्मॉल r के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो उसको भी 10 ओम बराबर होना चाहिए, दैट फिर ये मैक्सिमम पावर आपके पास वो होगा, ठीक है। फिर आपके पास इन अबव क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट टू कॉम्बिनेशन। पावर आउटपुट मैक्सिमम के लिए फार्मूला होता है ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r, ठीक है, तो ई स्क्वायर आपके पास क्या है 20 का स्क्वायर और 4 है मौजूद है, r यहाँ पे दे रहा है 5 ओम, ठीक है, तो ये भी पुट कर लोगे सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा पावर का। फिर इस क्वेश्चन के लिए फिर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर इफ इट इज कट इनटू 2 पीसेस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला शॉर्टकट यूज करते हैं r बाय n का स्क्वायर। जब इस तरह कोई सिचुएशन हो कि पहले कट करे एंड कनेक्टेड फिर पैरेलल में कनेक्ट करे, ठीक है, तो r बाय n स्क्वायर और दो पीसेस में 2 का स्क्वायर r बाय 4, बी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34 है आपके पास, अ वायर इज कंप्रेस्ड एंड इट्स कंप्रेस और स्ट्रेच का केस है एंड इट्स लेंथ बिकम 1 बाय √2 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ, देन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ का स्क्वायर, तो 1 बटा √2 का स्क्वायर कंप्रेसिंग स्ट्रेचिंग केस में, तो ये √2 गए हाफ हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन नॉन मेटल आर हीटेड, ठीक है, व्हेन नॉन मेटल आर हीटेड देन देयर रेजिस्टिविटी के बारे में क्या कहोगे, रिमेन सेम इंक्रीज डिक्रीजेस, तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर आल्सो। अब आप लोग देखो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट मेटल के लिए और इन्वर्स नॉन मेटल के लिए, तो जब हीट कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज नॉन मेटल के लिए तो वो फिर क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। 36 है फिर आपके पास, 36 में क्या लिखा है, इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is charge, n is the number of free electron per unit volume and r is the time of relaxation, then resistivity can be expressed as, resistivity के लिए क्या फार्मूला यूज हो सकता है, तो इसमें आपके पास करेक्ट हो जाएगा ना, आपसे कह रहा है कि if m is the mass of electron, E is the charge of electron, ठीक है, और and number of free electron per unit volume, r is the time of t is the time of relaxation, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, एक तो ये इतना ब्लर नज़र आ रहा है, इसको मैं साफ कर लूँ किसी क्वेश्चन को, है ना। m आपको क्या दे रहा है, m is a mass of electron, m आपको मास दे रहा है, ठीक है, और E is charge, n is number of free electron, तो नज़र भी सही से नहीं आ रहा है कि क्या है, तो इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा देखो ना, वैसे रेजिस्टेंस हमारे पास होता है रो एल बाई, ठीक है, और कंडक्टिविटी ऑफ वायर के लिए जो हम फार्मूला लेते हैं ना कंडक्टिविटी, वो हम लेते हैं n e स्क्वायर और t रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय m, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में इन्वर्स हैं, तो m, अच्छा फिर ये मैं रो में पुट कर लेता हूँ, ठीक है, r रो l बाई, तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में इन्वर्स है ना, 1 बाई कंडक्टिविटी मैं इसको लिख सकता हूँ रो को, तो फिर कंडक्टिविटी ऑफ द वायर ये है, तो सो द रेजिस्टेंस विल बी, बट इसमें रेजिस्टिविटी, तो पहले हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फिर इन्वर्स कर लेंगे, रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगा L है, ठीक है, और इसमें आ जाता है M, तो M ऊपर चला जाएगा ML, ठीक है, n e स्क्वायर डिवाइड बाई टी, n e स्क्वायर डिवाइड बाई टी, तो इसमें ये ए वाले में देख लो ना, ऊपर m है, नीचे ये e स्क्वायर है, ये t भी है, ठीक है, और ये फर्स्ट n भी है, तो मैं इसको एक मिनट रफ कर दूँ,
अब देख लो m है, ठीक है, n है, e स्क्वायर है और t भी है, तो ये वाला फार्मूला आपके पास इसके लिए करेक्ट। ये फार्मूला या आप गूगल में भी देख लें, ठीक है, कि इसमें आपके पास करेक्ट फार्मूला कौन सा है इसके लिए। तो ये आप याद कर लें, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ईटा का पता नहीं चलता कुछ भी। लेंथ ऑफ वायर रेजिस्टेंस आर एंड रो इज मेड डबल। अच्छा, डबल कर दिए तो लेंथ रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है और स्ट्रेचिंग भी है, तो रेजिस्टेंस तो एल स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम, जबकि रो लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, वो रिमेन सेम रहेगा। 38 है आपके पास कि इफ अ 20 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड 2 एम्पियर करंट टू अ 10 मीटर लॉन्ग वायर, इफ इट्स लेंथ इज मेड 20 मीटर देन इट्स बैटरी प्रोवाइड विल, तो बैटरी क्या प्रोवाइड करे। अच्छा देखो ना, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इसका मतलब है करंट लेंथ के साथ भी इनवर्स है, वो लेंथ को डबल कर रहा है तो करंट हाफ हो जाएगा, तो 2 एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाएगा, सिंपल। A molecule battery provide 2 ampere current to its circuit if it is of 6 volt EMF, then an terminal voltage is 5 volt across 2.5 ohm resistance. Internal resistance is I क्या दे रहा है आपको, I दे रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, VT क्या दे रहा है 5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, और E क्या दे रहा है वो 6 वोल्ट दे रहे हैं, R क्या दे रहा है 2.5 ओम। तो यू नो दैट E इज इक्वल टू, फार्मूला मैं आपको लिख दूँ, E का फार्मूला जानते हो ना, E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आर। अब इसमें ये स्मॉल रेजिस्टेंस मांग रहा है, ई भी उसने आपको दिया हुआ है, आई भी उसने आपको दिया हुआ है, आर भी, आई इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आर उधर चला जाएगा माइनस, तो सिंपल उससे आपके पास इसके लिए क्वेश्चन के लिए आर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है अ वायर ऑफ लेंथ एल इज रेजिस्टेंस एल इज रेजिस्टेंस आर इलांगेटेड ट्वाइस ऑफ एक्चुअल लेंथ एंड इज कट into 2 segment pieces, then each segment has a resistance of, तो each segment का फिर क्या resistance होगा आपके पास, इसमें कह रहा है ना 2 टाइम, देखो ना, electrical sorry a wire of length L is resistance R elongated twice of actual length, elongate stretching का केस है, ठीक है, और फिर उसने क्या है, फिर उसको मैं कट कर रहा हूँ तो फिर हाफ हो जाएगा, तो स्ट्रेचिंग से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, और फिर हाफ कर रहे तो 2 आर, ये सी वाला ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से 4 गुना बढ़ जाएगा 2 टाइम्स वजह, और फिर हाफ कर रहा है तो फिर हाफ हो जाएगा क्योंकि लेंथ हाफ कर रहे हैं। अच्छा देखो ना, लेंथ भी हाफ हो रहा है, एरिया भी हाफ हो रहा है, लेंथ के हाफ से आपके पास वो 2r हो जाएगा और एरिया के हाफ से वो फिर आपके पास 4r हो जाएगा, बट इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसने आपसे पूछा है ना, वायर ऑफ लेंथ L इज रेजिस्टेंस R, क्या कह रहा है, इलांगेटेड, अच्छा ये ठीक है ना, देखो ना, वायर आर elongated twice, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम ऑफ आर, एंड इज कट इनटू 2 सेगमेंट पीसेस, देन ईच सेगमेंट हैज अ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सेगमेंट काट रहे हो, लेंथ भी हाफ कर रहे हो, एरिया भी हाफ कर रहे हो, तो ये कटा तो रेजिस्टेंस वही 4r आपके पास फिर रहेगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज Q हैज कंप्लीटेड सर्कुलर पाथ, देन इट्स करंट इन एम्पियर, आपके पास क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज Q हैज कंप्लीटेड सर्कुलर पाथ देन इट्स करंट इन एम्पियर, आई क्या होता है, Q बाई T के बराबर होता है ना, I बराबर होता है Q बाई T के, तो 1 बटा Q नहीं, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज कंप्रेसर होता है, इट्स करंट इन एम्पियर, करंट होता है Q बाई T, तो इसमें आपके पास Q बाई T नहीं है ना, T कितना दे रहा है, T भी नहीं है इसमें, तो वही Q एम्पियर, Q बाई T, अगर टाइम में 1 सेकंड ले लूँ तो वही Q एम्पियर आएगा, ठीक है। अच्छा, 2 lamps are connected in series at 250 volt power supply, one lamp is rated to 40 volt 60 volt and the other rated at 10 volt and 2.5 volt, which statement mostly accurate describe what happened, तो V पहले देखो 250 दे रहा है, तो विद V1 240 एंड T1 60, तो R1 आपके पास क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर 240 मल्टीप्लाई 240 डिवाइड बाई 60, इससे पहले आपके पास जो 240
ये P1 60 वाट होगा, ठीक है, लाजमी बात। 240 डिवाइड बाई 60 करोगे, 240 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60, इससे आपके पास एक पावर आएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से निकाल लें क्योंकि यहाँ पे मुश्किल है करना बहुत, कर तो दूंगा मैं। 240 मल्टीप्लाई 60 नीचे डिवाइड कर 0 0 6 4 24, 240 मल्टीप्लाई 4 960 आंसर आता है, ठीक है। बाकी वैसे आप कर लें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। अदर रेटेड इज 10 वोल्ट 2.5। इसी तरह दूसरे के लिए रेजिस्टेंस निकालो, V स्क्वायर डिवाइड बाई R। V स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 2.5, तो 25 ले लो ना इसको, 25 4 40 आंसर इससे भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, तो आई आपके पास कितना है, आई होता है V बाई R। V भी आपके पास मौजूद है और R भी इसके लिए आपने निकाला हुआ, वो इसमें पुट करो। I2 भी P2 भी इस तरह निकालो, आई स्क्वायर R, तो पावर आपके पास आ जाएगा। नाउ यू फाइंड करंट, ठीक है। आपने अब क्या ढूंढना है, करंट ढूंढना है। तो करंट में आपके पास आ रहा है विच स्टेटमेंट मोस्टली एक्यूरेट डिस्क्राइब व्हाट हैपन। तो इसमें अगर यानी वो आपसे पूछ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो आपने पहले ये वैल्यू मालूम कर लेनी है दोनों में। तो 240 वाट है, 60 वाट है, ठीक है। पावर आपने मालूम कर, एक का पावर आपके पास आ रहा है 60, दूसरे का 2.5। करंट आप मालूम कर लो, तो उसमें आपके पास करंट भी आता है 0.2 एम्पियर। तो एक का 60 वोल्ट आ रहा है, एक का 2.5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा, इसने अब ये नहीं कहा कि सप्लाई वन लैम्प इज रेटेड दिस, ठीक है, व्हाट्स एक्यूरेट दिस, तो बोथ लैम्प लाइट देयर नॉर्मल ब्राइटनेस, क्योंकि देखो ना वाट दोनों का सेम आ रहा है, और सॉरी एक्यूरेट आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। एक का भी 60 वोट है, दूसरे का 2.5 वोट है, ठीक है, इतना कम नहीं है। तो इन दोनों का मतलब है, पहले यानी मीन आप पावर मालूम करोगे, या बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या होगा, यानी इट्स बियॉन्ड द लिमिट, और बहुत कम हो तो इसका मतलब होगा लेस। लेकिन ये नहीं इतना कम है, नहीं इतना ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। और पावर इसने दिए भी हुए हैं, आपको मालूम आप ना करो ना तो इसने दिए भी हुए हैं। ये 60 वोल्ट दिया हुआ है, ये 2.5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको इसने दिए हुए हैं, हमने वैसे मालूम की। तो इसका मतलब है यानी बोथ लैम्प लाइट एट दियर नॉर्मल ब्राइटनेस, क्योंकि उधर देखो ना वाट ज़्यादा है तो उसके साथ फिर वोल्टेज भी ज़्यादा है, इधर वाट कम है तो वोल्टेज भी कम है, तो अपने मुताबिक ये बिल्कुल नॉर्मल है। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ रीजन विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन द रीजन हैव, तो रीजन के बारे में आप क्या कहोगे, E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ रीजन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये सारे हो सकते हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, यू नो 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बीम, तो रिपेल ओनली, डी ऑप्शन आपके पास इसमें। 2 प्रोटॉन होते वो भी रिपेल करते हैं। A negative charge ball if pith is falling in magnetic field directed from west to east, और वेस्ट से ईस्ट में आ रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम force on the ball is 2. A negative charge ball is in magnetic field direct from west to east, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा। अब इसने ये नहीं बताया कि अच्छा हमें नेगेटिव बॉल ऑफ पीथ इज फॉलिंग इन मैग्नेटिक फ्रॉम फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम इसको ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से आ रहा है, अब राइट हैंड से पहले करो। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो कह रहा है कि उस तरफ है, वो बॉडी उस तरफ आ रही है, ठीक है। तो अब अगर आपने राइट हैंड से कर लो ना तो इससे आपके पास डायरेक्शन आएगा, मीन्स आपके जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड में और करंट उस तरफ, तो आपके पास साउथ की अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो साउथ के अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसने लिए ना तो आपने साउथ के अपोजिट लेना है। आपके पास वैसे डायरेक्शन साउथ आ रहा है बट नेगेटिव के लिए तो अपोजिट लेते हैं, इसलिए फिर उसके लिए आप अपोजिट लोगे, दैट इज नॉर्थ है उसका अपोजिट, ठीक है। अगर आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन आता और ये पॉजिटिव होता तो आप नॉर्थ ही लेते, बट नेगेटिव है तो फिर आप इसका अपोजिट लोगे। 46 है, उसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग साउथ एंड प्रोटॉन टू द नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग साउथ, इलेक्ट्रॉन साउथ की तरफ मूव कर रहा है, एंड प्रोटॉन टू नॉर्थ, और प्रोटॉन नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। फिर कह रहा है कि
देन द इनिशियली दीज आर डिफ्लेक्टेड रिस्पेक्टिवली टुवर्ड, किस तरफ ये डिफ्लेक्ट करेंगे। तो एक आपके पास ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए पहले आप कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग साउथ एंड प्रोटॉन नॉर्थ की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी डाउनवर्ड है, तो आ रहा नॉर्थ से है, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए जो डायरेक्शन आपके पास आएगा वो बिल्कुल करेक्ट है, और आपके पास आता भी वेस्ट है, तो इसके लिए वेस्ट ही आप लिखोगे। तो ईस्ट भी गया, ये ईस्ट भी गया। अब इलेक्ट्रॉन यू नो दैट वो इसके अपोजिट जाएगा, तो दैट्स वाई वेस्ट का फिर अपोजिट क्या है, ईस्ट है, तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा। विच मीन एक का मालूम करो दूसरे का खुद। अब लेफ्ट हैंड रूल से करते हो, राइट पाम से करते हो तो नेगेटिव हो, उसके लिए अपोजिट करो, ठीक है। फिर है विच पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन, तो कौन से एक्सेलरेट नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी लाइट पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल, सो कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन, बोथ बी एंड सी, ठीक है। 148 है आपके पास कि अ लूप ऑफ कॉपर इज लाइंग इन अ magnetic having maximum magnetic flux is magnetic into the page, then a current is anti-clockwise. So क्या हुआ, a loop of copper is laying magnetic laying in magnetic having maximum magnetic field is into the page, ठीक है, and current is anti-clockwise। तो इसका मतलब क्या, ये क्या हुआ है, when it is, देखो ना वो कह रहा है वो into the page है, ठीक है, तो इसका मतलब है इट्स कंप्रेसिंग इट, कंप्रेस्ड सही है। और इन अबाउट क्वेश्चन वन फ्लक्स इज जीरो देन द कॉइल इज, तो जब फ्लक्स जीरो होगा उधर तो चेंज हो रहा है, जब फ्लक्स जीरो होगा तो ये अपोजिट में जाएगा, तो इट्स बीन एक्सपेंडेड, करेक्ट है इसके लिए फिर। और व्हेन करंट पासेस थ्रू अ स्प्रिंग ऑफ कॉपर देन वो कंप्रेस्ड होता है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन टू कोएक्सियल रिंग ऑफ सिल्वर हैव करंट इन सेम डायरेक्शन, बोथ विल, सेम डायरेक्शन में फिर ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग रिपेल करते हैं। A tube of copper has connected to a battery, then the center of tube magnetic field and current, तो देखो ना सेंटर में जीरो होता है, करंट तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों। A small piece of magnetic falling through a long tube of copper, then its acceleration के बारे में आप क्या कहोगे। A small piece of magnetic field through long tube of copper, तो लॉन्ग ट्यूब ऑफ कॉपर से ही जा रहा है, ठीक है, मीन ये लॉन्ग ट्यूब होकर जब ये जाएगा तो ए इज लेस देन जी, जब इसके दरमियान होगा ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और व्हेन अपोजिट जाए, जब बाहर जाएगा फिर भी ए लेस देन जीरो। अब इस फॉर्म में थ्रू लॉन्ग ट्यूब की बात की तो ए जीरो फिर करेक्ट है, ठीक है। 154 है आपके पास के A magnetic falling into the copper right the direction of induced current, देखो ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ, तो इधर आएगा तो इधर इसको नॉर्थ इसको रिपेल करना चाहेगा ना, तो इधर ये आ रहा है इसी की तरफ, तो उसको रिपेल करेगा, इधर भी नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। फिर जब ये बाहर जाएगा तो इधर साउथ है, वो उसको वापस अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो उधर नॉर्थ बनेगा, उधर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज साउथ है, तो साउथ तो अपने आप को इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा ना, तो इसको एक मिनट में रफ कर लूँ, इसमें क्या क्या है। अच्छा देखो ये अंदर आ रहा है, ये नॉर्थ है, तो इधर भी नॉर्थ बनेगा ताकि इसको क्या कर ले, रिपेल कर ले, तो इधर तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज तो नहीं हो सकता, इसमें भी पहला क्लॉकवाइज ही गया। फिर है यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है ना आई थिंक। अच्छा जब ये इधर आएगा, ठीक है, अब ये बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है, ये तो बाहर जा रहा है, ये साउथ है, तो इधर क्या बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा, ठीक है। और नॉर्थ, तो अगर ये यहाँ का पूछ रहा है तो यहाँ तो नॉर्थ है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज करेक्ट। अगर ये ऊपर डायरेक्शन में पूछ रहे, ऊपर तो नॉर्थ के साउथ होगा, तो उधर फिर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो हमने तो इसके साथ देखना है ना, इसके साथ देखना है, तो ये नॉर्थ है, तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज फिर करेक्ट है। When H atom ion in helium is enter into a uniform magnetic field with constant kinetic energy, the rate of hydrogen plus ion is किसके बराबर होगा आपके पास, हाइड्रोजन प्लस आइन, तो चार्ज को बराबर का, तो हीलियम में वैसे दो होते हैं ना, और हाइड्रोजन प्लस में कोई नहीं है, तो हीलियम ने दोनों लॉस किए, फिर इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों में फिर सेम आ जाएंगे रेडियस, तब बराबर हो सकता है, ठीक है, जब वो दोनों लॉस कर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज वोल्टेज रेशियो 2:9,
ठीक है, तो देन करंट रेशियो क्या होगा, वो फिर 9:2 होगा क्योंकि वो इन्वर्स है इसके साथ। 57 है कि इन ट्रांसफार्मर इन आइडियल हैज टर्न रेशियो 3:5। द पावर रेशियो एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होगी आपके पास, यू नो दैट वो सेम रहती है 1:1 1:1। 158 है आपके पास कि coil of generator has area this and it is rotated 200 revolution per minute, so 0.5 टेस्ला। क्या होगा आपके पास, so that the magnetic flux is maximum than EMF. Current generator 50 cm cube rotating 0.5 Tesla. When coil is rotating and its position is such that the magnetic flux is maximum, then EMF is. So when flux is maximum, then angle between the magnetic field is 0. Between plane and magnetic field is 0. और EMF में साइन होता है साइन 0, तो साइन 0 क्या देगा, 0 ही आपको फिर दे देगा। मैग्नेटिक फील्ड 0.4 I प्लस 0.10 मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सरफेस एरिया 100 cm² इन XZ प्लेन विल बी, तो देख लो ना 0.4 और 0.3 I, तो 10.xz है, XZ देगा Y प्लेन में, Y में होता है J, तो 100 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर लो ना 300 आएगा। अब 300 C का स्क्वायर भी है तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस, क्योंकि सेंटी तो 10 की पावर -2 और उसके स्क्वायर 10 की पावर -4, दैट्स वाई ये बी वाला ऑप्शन फिर आपके पास करेक्ट है। ठीक है, 0.4 इंटू 10 की पावर cm³ वो तो गया 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर cm² 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो ये 3 बना देंगे ऐसे, बी वाला सही। मैग्नेटिक is lying in closed Gaussian surface, then magnetic flux of whole surface किसके बराबर होगा, sum of BA equal to 0। ठीक है, तो इसमें आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसमें मैं इसको स्लाइड पे कर, कौन सा सॉरी ये तो बायो वाला पोर्शन आ गया, तो हमने किया फिजिक्स भी हमने किया था। ये अ चार्ज पार्टिकल 161 है, ठीक है। अब क्या, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इन मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल विद काइनेटिक एनर्जी ई, इफ मैग्नीट्यूड फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड होगा इज डबल, देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, ठीक है, 1/2 m क्यों, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है ना इन टर्म ऑफ दिस, ये हमारे पास लिखा जाता है 1/2 m, वी स्क्वेयर है ना, तो वी में मैं क्यू बी आर पुट करता हूँ, क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये फार्मूले डिराइव होते हैं, ठीक है। अगर आप याद कर लें, आर को फिर आप खोलोगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड 2b कर रहा है, ठीक है, तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा, तो रेडियस का अगर मैं इधर r/4 हो जाएगा, ठीक है, और b को 2 का स्क्वायर 4, b इधर है ना, b भी तो 2 हो रहा है, तो ये दोनों फिर कैंसिल करेंगे और काइनेटिक एनर्जी वही सेम रहेगी, ठीक है। 62 है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज गिवन हैज, कौन से फार्मूले अभी मैंने बताया 1/2 m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.1 Tesla and angle 90 degree, is gyrated in a circle of radius 10 cm, then its momentum has magnitude किसके बराबर होगा, मोमेंटम बराबर होता है क्यू बी आर, ठीक है, क्यू बी आर। तो अब क्यों आपके पास E है, B आपके पास 0.1 है, R भी आपको दे रहे हैं, सिंपल इसमें पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, proton and alpha particle both enter in a uniform magnetic field at 30 angle, then which one have a large radius and kinetic energy when accelerated through the same, kinetic energy तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका ये भी ज्यादा, और रेडियस आल्सो डिपेंड अपॉन क्यों, तो फिर अल्फा पार्टिकल आपके पास हो जाएगा। 165 है, चार्ज पार्टिकल हैज हेलिकल पाथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, हेलिकल पाथ तब हो सकता है जब या परपेंडिकुलर इसके पास ना पेंको, ठीक है, तो 60 में परपेंडिकुलर नहीं है, और या इसके साथ इन ऑन द वे यानी सिंपल 0 या 180 पे ना पेंको। कोर लॉस इन ट्रांसफार्मर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एडी करंट लैमिनेशन, ठीक है, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन, बोथ ए एंड डी आपके पास हो जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग कॉपर कॉइल नहीं, मिनिमाइजिंग फ्लक्स में बाकी रंग। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड, देन इट विल रिवॉल्व इन, तो ये किस प्लेन में फिर रिवॉल्व करेगा, सो एक y पे फेंक रहा है, दूसरा z पे फेंक रहा है, ठीक है, मीन दूसरा z के अलोंग है, तो इट विल अलोंग z और y,
के परपेंडिकुलर एक्स है, ठीक है, और वाई के साथ फिर होगा एक्स वाई प्लेन, ये आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। A charged particle is at rest in magnetic field. The magnetic force upon it will be रेस्ट पे है तो क्यों जीरो, क्यों वी जीरो, तो ये भी जीरो। अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप क्या कहोगे? तो उसी के साथ फेंक रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी फिर इंक्रीज होगी। Transformer is connected to a 50 volt battery and its turn ratio is 2:5, then its output voltage will be किसके बराबर होगा? 50 वोल्ट बैटरी, देखो ट्रांसफार्मर बैटरी पे काम नहीं करता, जीरो लगाओ सीधा। A charged particle move through a magnetic field in a direction perpendicular to it, परपेंडिकुलर इसी के साथ जा रहा है ना, ठीक है, तो परपेंडिकुलर में आपके पास हो जाएगा when it is perpendicular to it speed of particle remain change, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। A proton and electric particle moving with the same velocity enter into a uniform magnetic field acting normal to the plane of their motion, then the ratio of the radii of the circular path described by the proton and alpha particle आपके पास क्या होगा? Radius directly proportional to the charge, ठीक है, radius is directly proportional to the charge, तो प्रोटॉन का क्या है 1 चार्ज और अल्फा का डबल है तो 1:2 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अ चार्ज मूव ऑन अ सर्कल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इन, टाइम पीरियड का आप इनका फार्मूला देख ले तो उसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नहीं होता क्योंकि वो कट जाता है, ठीक है, दैट्स वाई। फिर आपके पास है 174 है आपके पास के कि द मैग्नेटिक मूवमेंट, एक मिनट, ये इसने मैग्नेटिक मूवमेंट का पूछ रहे हैं ना, हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट ये क्वेश्चन है। ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर नंबर ऑफ टर्न वेरीज इन, अच्छा फार्मूला इसमें भी पूछ रहा है तो इट्स विद आर स्क्वायर करेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट। प्रोटॉन मूविंग इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पोजेस एनर्जी ई, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज 8 टाइम बट द प्रोटॉन इसका, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट? इसके स्क्वायर के साथ है बी स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होता है? The proton moving independent magnetic field, the magnetic field is increased 8 time but the proton is constant, the kinetic energy 1/2 b square, 8 का स्क्वायर 64 टाइम, दैट्स वेयर डी करेक्ट हो जाएगा। 76 से आपके पास, ठीक है, b स्क्वायर, पहले हमने kinetic एनर्जी, ये देखो ये ऊपर ये भी लिखा हुआ है। फिर आपके पास है कि 176 सोलिनॉइड ऑफ 1.5 मीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस पोजेस 10 टर्न पर सेंटीमीटर, a current of 5 ampere flowing through it, the magnetic field induction inside solenoid will be, इनसाइड सोलेनॉइड आपके पास लेंथ दे रहा है, ठीक है, रेडियस दे रहा है, एन दे रहा है, करंट भी दे रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पर लेंथ, ठीक है, और आई भी पुट करो, आई डिवाइड बाई आर, सिंपल उसमें पुट करो, आपके पास इसके लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम अपने डिस्कशन का क्या करते हैं, ठीक, कैरी रेडियस, ठीक है, इसमें आपके पास ये आर स्क्वायर वाला फार्मूला करेक्ट है, ठीक है।